प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में और हमारा टॉपिक है, उपविषय है विराम चिन्ह। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह होते क्या है। तो आइए सबसे पहले हम विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थात जो विराम शब्द है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब कहते हैं रुक जाओ, कहीं पर आराम करना, ठहर जाओ, रुक जाओ, जिसे इंग्लिश के अंदर हम स्टॉप भी कहते हैं कि कोई जाता रहता है, हम उसको बोलते हैं रुक जाओ, चलो मत। तो ऐसे यहाँ पर जो विराम शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है कि रुकना या फिर ठहरना। बच्चों, यहाँ पर विराम चिन्ह की बात कर रहे हैं हम। तो बेटा, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने आपको? रुकना। और चिन्ह, जिन ये जो रुकने का भाव होता है, जब हम भाषा का लिखित प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारे पास उन भावों को, उन विचारों को लिखित भाषा में एक चिन्हों के माध्यम से, एक संकेत के माध्यम से दर्शाने का काम करते हैं और उन्हीं संकेतों को हम चिन्ह कहते हैं। अर्थात भाषा को जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ देर बोलना, जब बोलते हैं तब भी हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो उसी समय कुछ देर रुकना या फिर ठहरना, और जिन चिन्हों के माध्यम से हम उनको अंकित करते हैं तो उन्हीं चिन्हों को या उस विराम को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि बिना विराम चिन्हों के जो भाषा है, जो अपने भाव हैं, जो हमारे अपने विचार हैं, वो कैसे लगते हैं। और जब हम उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ या भाषा की स्पष्टता कैसे सिद्ध हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक दो वाक्य लिखे हुए हैं। माँ, मनोज अपना काम समय पर पूरा करो, बताओ अब तक कितने सवाल हल किए। देखो बेटा, यहाँ पर कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, तो हमें नहीं पता, एक अजीब सा लग रहा है पढ़ने पर भी। माँ, मनोज अपना काम समय पर पूरा करो, बताओ अब तक कितने सवाल हल किए। तो हमें नहीं पता कौन किससे क्या कह रहा है, यहाँ पर भाषा की स्पष्टता नहीं हो रही है। तो देखो, अभी हम इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जैसे ही हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो हमें दोनों वाक्य के जो अर्थ है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, माँ, अब माँ ने कहा है, उसके बाद किसी चीज को, अब ये बताइए कि किसी के कहे हुए शब्दों का जो का त्यों रखते हैं तो उसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थात वो कोटेशन हो जाती है और कोटेशन को हम जो का त्यों रखते हैं तो उन्हें हम उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक चिन्ह लगा रही हूँ, ये हमारा चिन्ह है, उसके बाद में ये है और उसके बाद में ये काम पूरा करो, यहाँ पर एक चिन्ह यहाँ लगाया है और अभी इसके बाद में एक चिन्ह यहाँ पर लगाया है और फिर ये चिन्ह पूरा किया है। तो देखो, मैंने इस जो दो वाक्य लिखे हैं तो बेटा इसके अंदर एक चिन्ह, दूसरा चिन्ह यहाँ पर, तीसरा चिन्ह यहाँ पर और चौथा चिन्ह यहाँ पर, और ये पहला जो दूसरा चिन्ह था उसको पूरा किया। अब हमें समझ में आ रहा है कि माँ, अर्थात माँ ने कहा है मनोज अपना काम समय पर पूरा करो। एक वाक्य हमारा पूर्ण विराम चिन्ह होगा। ये हमारा जब एक वाक्य पूरा हुआ तो मनोज अपना काम पूरा करो, किसने कहा? माँ ने कहा। ठीक है, अब माँ ने कहा तो ये वाक्य पूरा हो गया और यहाँ पर हमारा देखो इधर बेटा ये विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, वाक्य जब पूरा हो जाता है तो उस समय हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बताओ अब तक कितने सवाल हल किए, अर्थात माँ मनोज से पूछ रही है कि बताओ अब तक आपने कितने सवाल हल किए। और जब प्रश्न पूछने का काम किया जाता है तो वाक्य के अंत में बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता
है। और ये कोटेशन थे क्योंकि ये माँ के कहे हुए शब्द थे। तो जो शब्द माँ ने कहे उसका जो कहते हो, ये उद्धरण चिन्ह यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर इसका खत्म हो गया। तो ये हमारा अर्थात यहाँ पर हमने ये निर्देशक चिन्ह का मतलब विवरण किया है, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाया है, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है और उद्धरण चिन्ह को हमने फिर से बंद किया है। अर्थात विराम चिन्ह का प्रयोग हम भाषा को लिखते समय भाषा का स्पष्टीकरण करने के लिए, भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए भी करते हैं। अब इसकी भाषा की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा को लिखते समय विभिन्न भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखो बेटा, परिभाषा जो मैंने बताई है, जब हम भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं तो उस समय हमें कुछ देर अपने बात को समझाने के लिए, ठीक है, अपने वाक्य को समझाने के लिए हमें कुछ देर रुकना पड़ता है। अभी मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि नानी माँ आई थी, हमारे लिए केले लाई थी, हमने सबने खाए थे, उसने लड़ाई कर दी क्योंकि उसको नहीं मिला। तो इसमें मैंने कुछ बीच में स्टॉप नहीं किया, कुछ भी रुका नहीं, कुछ भी मैंने अपने लगातार अपनी बात को कह दिया। तो यहाँ पर हमें वो बात अच्छे से समझ में नहीं आई। अब उसी बात को हम विराम चिन्हों के माध्यम से अर्थात रुक कर बोलेंगे, ठीक है, ठहर कर बोलेंगे, एक जगह एक थोड़ा सा समय देकर बोलेंगे कि नानी माँ आई थी, सभी बच्चों के लिए फल लाई थी, सभी ने फल खाए थे, उसको नहीं मिला इसलिए वो रोने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी को बात समझ में आ रही है। तो बेटा आप समझ में आया कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है। अर्थात भाषा को लिखते समय हमें कुछ देर रुकना या ठहरना पड़ता है, उन्हें हम विराम कहते हैं। और विराम को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है और उन संकेतों को हम विराम चिन्ह कहते हैं, जो हमने अभी अपने वाक्य के माध्यम से लगाए थे। अभी देखिए विराम चिन्ह का अन्य उदाहरण देखते हैं। एक अन्य उदाहरण है हमारे पास, राम, मोहन और सोहन को कौन बुला रहा है। देखो एक वाक्य बेटा हमारे पास में, राम, मोहन और सोहन को कौन बुला रहा है। यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा, इसमें राम, देखो अल्प विराम, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। क्यों किया गया है? क्योंकि राम मोहन एक नाम न होकर के दो नाम है, राम अलग है और मोहन अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर ये अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है कि राम, मोहन और सोहन को कौन, देखो यहाँ पर कौन प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, कौन बुला रहा है, इसलिए प्रश्न पूछने का काम किया है। तो आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात प्रश्नवाचक जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, भाग 1 में हम विराम चिन्ह की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह, अभी आप पढ़ रहे हैं कि विराम चिन्ह क्या, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है, उसको मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। अभी हम विराम चिन्ह के कितने भेद होते हैं, भेदों के बारे में जानेंगे। तो बेटा अभी हमने विराम चिन्ह की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में बात की थी। अब की विराम चिन्ह किसे कहते हैं, आइए जानते हैं हम विराम चिन्ह के भेद कि विराम चिन्ह के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह के 12 भेद होते हैं, अर्थात विराम चिन्ह के भेद हैं वो 12 है। अब उनके बारे में जानेंगे कि वो 12 भेद कौन से हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने भेद होते हैं। तो यहाँ पर विराम चिन्ह के प्रत्येक भेद के बारे में जानेंगे। देखिए नंबर से काउंटिंग यानी कि गिनती भी करेंगे हम इसकी। अल्प विराम, देखो मैंने यहाँ पर इनके नाम और सामने उनके चिन्ह अंकित किए हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने अंक डाला 1, नंबर 1 अल्प विराम, अल्प विराम का ये चिन्ह है। दूसरा है हमारा अर्ध विराम, अर्ध विराम का ये चिन्ह होता है, ऊपर एक डॉट और नीचे अल्प विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में पूरा एक डंडा आता है। प्रश्न चिन्ह यानी कि ये
प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो आप अधिकतर वाक्य में जब हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं तब हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि प्रश्न चिन्ह होता है। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का छोटा सा हल्का सा एक डैश, जिसे आप इंग्लिश के अंदर डैश बोलते हैं, वो होता है। नंबर 6 विवरण चिन्ह। जब हम किसी बात का विवरण करते हैं तो हमारे पास विवरण चिन्ह होता है। उसके बाद में कोष्टक चिन्ह यानी कि कोष्टक, ये देखो गणित के अंदर जिसे हम ब्रैकेट बोलते हैं वो हमारा कोष्टक चिन्ह होता है। ऐसे ही निर्देशक चिन्ह, जब कोई बड़ा छोटे को आज्ञा देता है, आदेश देता है, तब हमारा ये निर्देशक चिन्ह होता है। उसके बाद है विस्मय सूचक चिन्ह यानी कि जिसे हम अपनी भाषा में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। एक पूर्ण विराम का डंडा, नीचे एक बिंदु होता है इसके अंदर। जब हमें हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि के बारे में बोध होता है तब हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर डबल डॉट है, इधर डबल डॉट है, यानी कि 66 और 99 का ये चिन्ह होता है। और इसमें जब हम किसी के कहे हुए शब्दों को यूं जो का तो रखते हैं तो उसे उद्धरण चिन्ह में बंद करके रखते हैं। नंबर 11 लाघव चिन्ह। जब हमारे पास में बड़ा शब्द आता है तो हम पहले वाले अक्षर के बाद में एक डॉट लगाते हैं ऐसे, और उस अक्षर का समझ में हमें मीनिंग पूरा समझ में आ जाता है। जैसे प्रोफेसर, तो प्रोफेसर में प्रो लिख के हम लाघव चिन्ह का अर्थ लगा देते हैं तो उससे होता है प्रोफेसर। ऐसे ही हमारा आखिरी का 12वां जो विराम चिन्ह का भेद है त्रुटि पूरक चिन्ह। तो इसको देखो मैंने उल्टा ये वी या यू कहे कि ये एक हंस पद भी बोलते हैं इसको। हंस मतलब हंस एक पक्षी का नाम है, उसके पैरों के निशान ऐसे होते हैं। जब हम वाक्य में कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें कोई शब्द छूट जाता है तो इसको त्रुटिपूरक या फिर हंस पद चिन्ह भी कहते हैं। हंस पद इसलिए कहते हैं कि इसका जो निशान है, चिन्ह है, वो हंस के पैरों के समान है, जैसा है। और त्रुटिपूरक, त्रुटि मतलब गलती को पूरा करने वाला है। तो बेटा आज आपने जो विराम चिन्ह की वीडियो भाग नंबर 1 है, इसके अंदर विराम चिन्ह की परिभाषा और विराम चिन्ह के भेदों के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम का अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग हम क्यों करते हैं और विराम चिन्ह के कितने भेद होते हैं। बेटा ये हम वीडियो भाग 1 में बता रहे हैं। वीडियो भाग 2 में हम आपको विराम चिन्ह के 12 जो भेद हैं, 5 इधर और 5 इधर और 2 उधर, यानी कि 12 भेदों को एक एक भेद के उदाहरण सहित हम आपको समझाएंगे। तो बेटा आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, घर पर रहना, सुरक्षित रहना, ठीक है, और अपना पूरा गृह कार्य समय पर पूरा करना। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।